अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का ऑल इम्पॉर्टेंट इजलास 2 अगस्त को लाहौर में होने जा रहा है, जिसकी सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान करेंगे। इजलास में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि अब अगले 2 दिन तक तो वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने ये फैसला ज़रूर कर लिया है इंज़मामुल हक साहब ने कि अब वो बहैसियत चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो भी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन सरफराज अहमद को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इसके साथ प्रेजेंटेशन देंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर। इसके साथ वसीम अकरम, मिसबाउल हक, उरूज मुमताज़ जो क्रिकेट कमेटी का हिस्सा है वो भी इजलास का हिस्सा होंगे, जबकि मुदस्सिर नज़र, हारून रशीद और जाकिर खान भी इजलास में शिरकत करेंगे, जो तीनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशल्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट माहिरीन इस इजलास को करार दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की सीनियर और जूनियर टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन चूँकि अब तक मुख्तलिफ बरों से मंजूर होना है, अब तक उसकी मंजूरी नहीं हुई है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो होगा उस पर भी इस क्रिकेट कमेटी के इजलास में गुफ्तगू होगी। ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट कहीं ना कहीं अपनी एक साख बहाल करती हुई दिखाई दे रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, जो काफ़ी हद तक पीछे जाती हुई दिखाई दी थी। अब एहसान मानी साहब, जो इससे पहले भी फाइनेंशियल कमेटी में काम कर चुके हैं, जब आरिफ अली खान अब्बासी साहब चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके बाद वो आईसीसी के सदर बने। अब एक मरतबा फिर उन्हें फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जीएम लीगल पीसीबी सलमान नसीर साहब को भी एक कमेटी में शामिल किया गया है। सना मीर और वसीम खान मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो विमेंस कमेटी में है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कमेटियों में दिखाई दे रही है और बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा साइन ज़रूर दिखाई देता है। और शायद एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब के आने के बाद कहीं ना कहीं इस सिलसिले में फ़र्क ज़रूर पड़ा है। अब श्रीलंका का टॉप ऑफिशल्स का वफ्द आइंदा माह आ रहा है और वो सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश यह है कि जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है वो पाकिस्तान में मुनक़िद हो, लेकिन माहिरीन इसे खासा मुश्किल करार दे रहे हैं। हो सकता है कि श्रीलंका की टीम जो 2 हिस्सों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की होम सीरीज़ें खेलेगी, ओडीआई या T20 में हो सकता है कि श्रीलंकन टीम आ जाए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के हवाले से अब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुश्वारियां ज़रूर दिखाई देती हैं, क्योंकि श्रीलंकन टॉप ऑफिशल्स का एक स्टेटमेंट ये भी सामने आया था कि 5 दिन होटल और स्टेडियम तक रहना खासा दुश्वार होगा श्रीलंकन प्लेयर्स के लिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आमिर ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी है। अगर 2019 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर थे और अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे और सिर्फ ओडीआई और वनडे तक उन्होंने खुद को महदूद कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े कई सारे उमूर हैं, लेकिन क्रिकेट कमेटी का इजलास सबसे इम्पॉर्टेंट माहिरीन करार दे रहे हैं, जिसमें कई बड़े फैसले मुतवक्को दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, कमेंटेटर और मेरे इंतहाई मोहतरम उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपकी आमद का। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, इसके साथ साथ उनके जो जिस तरीके के वो एनालिस्ट इस वक्त बने हुए, सब उनको सुनना पसंद करते हैं और कमेंट्री भी वो करते रहते हैं, गुलाम अली साहब। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, 2 अगस्त खासा इंपॉर्टेंट दिन करार दिया जा रहा है। 14 अगस्त तो हम मनाते हुए आ रहे हैं और क्रिकेट अब हमारे मुल्क का सबसे मकबूल खेल है। सबकी नज़रें इस जानिब है कि 2 अगस्त को जो पाकिस्तान का थिंक टैंक डिसीजन लेगा अबाउट कैप्टनशिप, अबाउट कोचिंग, अबाउट सिलेक्शन कमेटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखें, एक बात समझाने की है आपके नाजरीन को कि इस क्रिकेट कमेटी का सिर्फ एडवाइजरी रोल है, ये सिफारिश कर सकती है, फैसला क्रिकेट बोर्ड ने करना है। 2 स्टेजेस पर फैसला होगा। जब 2 तारीख को इजलास होगा, उसके बाद जो मिनट्स बनेंगे वो मिनट्स फिर क्रिकेट कमेटी के पास आएंगे कि भाई आपने ये फैसले तजवीज़ किए थे, ये हमने इसको पेपर की शक्ल दे दी, आप देख लें, इसमें कोई रद्दोबदल कर सकते हैं। जब वो उसको मंजूर कर लेंगे, फिर ये सेकंड स्टेज में जाएगा पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास। ठीक है, पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जब उन फैसलों पर नजरसानी करेगा या क्रिकेट बोर्ड को फर्दर को प्रपोजल देगा, जो फाइनल अथॉरिटी है, जो फाइनल स्टैंप उस पर लगाएगी, वो है एहसान मानी साहब, पीसीबी के चेयरमैन। तो मेरा ख्याल में एडवाइजरी रोल है, लेकिन जब वसीम अकरम
और मिसबाह उल हक जैसे हैवीवेट्स बैठे हों तो मेरा ख्याल में और वसीम खान भी बैठे हैं जो वसीम सदारत खान तो करेंगे। खुद चले बोर्ड की मैनेजमेंट का हिस्सा है ना। देखिए अथॉरिटी तो बहुत बड़ी है इस वक्त। देखें बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बड़े पैसे पे आए, बहुत उनका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, लेकिन ये जो फैसले होंगे ये मेरा ख्याल इस सिमत का तयन करेंगे कि जो करंट मैनेजमेंट पीसीबी की है क्या इसमें ऐसी सलाहियत है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाए। क्योंकि अभी तक जितने लोग थे जिन लोगों ने वर्ल्ड कप तक काम किया है वो या तो शहरियार साहब के दौर के हैं या नजम सेठी साहब के दौर के हैं, लेकिन अब असल जो इनका रियल टेस्ट है वो ये है। देखें आम फैसले जो क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट में होते हैं, आम आदमी जिसको क्रिकेट से दिलचस्पी है वो ये जानना चाहता है कि सरफराज अहमद कंटिन्यू करेंगे, क्या मिकी आर्थर रिप्लेस होंगे, दूसरे कोचेस का क्या होगा, तलत अली का क्या होगा। सिलेक्शन कमेटी तो देखिए जब इंजमाम उल हक चले गए तो उनके साथी सिलेक्टर्स भी फारिग हो गए और इंजमाम उल हक को मेरा ख्याल में बाइज्जत वे आउट दिया है क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन मई बेटी साहब अगर ये जो क्रिकेट कमेटी डिसीजन ले लेगी, आपके ख्याल में जितना आपका भी एक्सपीरियंस है, हमने गवर्निंग बोर्ड को बोलते हुए देखा था थोड़ा कोयटा में होने वाले इजलास में, उसके बाद आधे तो वापस आ गए थे, फिर यहीं पर ही कि भाई हम वापस आ गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। ये एहसान मानी साहब ने अगर इतनी ऑल पावरफुल क्रिकेट कमेटी बनाई जिसमें वसीम अकरम मिसबाह, तो इनका लिया हुआ डिसीजन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि गवर्निंग बोर्ड या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मना करेंगे? आपके ख्याल में जो यहाँ डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे आपने बताया, आपके जो एक उनको दिखाएगा मिनट्स के भाई आपने ये डिसीजन लिया है हम आगे बढ़ा दें, उसके बाद मेरे ख्याल में मंजूरी हो गई। मेरे ख्याल में वसीम अकरम और मिसबाह उल हक, उरूज मुमताज भी देखें क्रिकेट तो उन्होंने खेली है, लेकिन जाहिर है वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन जो दो लोग असल मैटर करते हैं इस पूरी सिलेक्शन क्रिकेट कमेटी में वो है वसीम अकरम और मिसबाह उल हक। तो उन दोनों की भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। अगर वो खुदा न खास्ता गलत फैसले करते हैं तो उनका नाम भी खराब होगा कि आप इस क्रिकेट कमेटी में आपने इन लोगों को रिकमेंड किया था या इन लोगों को तब्दील करवाया। लिहाजा मेरा ख्याल में वसीम अकरम और मिसबाह उल हक नहीं चाहेंगे कोई वो ऐसा काम कर जाएं जो उनको लोग गलत समझे या तारीख जो है कल उनको बुरे अल्फाज में याद करे। कितना इंपॉर्टेंट गुलाम अली साहब पीसीबी क्रिकेट कमेटी का 2 अगस्त को होने वाला इजलास है और मोहसिन हसन खान साहब पहले इसके सरबराह थे, अब वसीम खान साहब ने खुद कमान संभाल ली और इस वक्त अगर ताकत का महवर देखें हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरो दीवार में तो वो वसीम खान साहब दिखाई दे रहे हैं। सुभान अहमद साहब भी इतने पावरफुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ बख्ती स्टेडियम का दौरा कर लेते हैं उनके साथ जाके, इससे ज़्यादा उनके पास कोई पावर दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए हमारी भी नज़रें हैं कि हम देखें कि वसीम खान को जो लाया गया है और उनको अपॉइंट किया गया है, अब वो देखना उनके फैसले कैसे होते हैं, वो कितने ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि सही फैसले लेते हैं जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। क्योंकि अब तक हमने माजी में जितने भी लोग आए हमने देखा चीज़ें मसाले से तय की गई हैं। अब जो ये मीटिंग होने जा रही है या जो भी आप कह रहे एजेंडा है, इसमें जो भी आपकी पुरानी जो गलतियाँ हुई हैं, बड़ी बड़ी फाज गलतियाँ हुई हैं, इसका कुछ नहीं होना। ठीक है ना। हमारी नज़र है कि आगे ये फैसले क्या करते हैं, क्योंकि देखें जब तक आप जो आपसे गलतियां हुई हैं उन पे आप तक जब तक एक्शन नहीं करेंगे और जब तक आप उस पे एक्शन नहीं लेंगे उन गलतियों पे जिन लोगों गलतियों की भी निशानदेही करते जाएं। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि देखिए आपने बड़ा जबरदस्त गेम खेला, इंजमाम को पहले आपने साइड कर दिया कि वो तो कह रहे हैं मेरा तो उड़ना बिछोना खाना पीना। वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो अब देखें अगर स्टिल वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहते फिर मैं देखता कि उनसे क्या सवालत होते। क्योंकि देखें वसीम अकरम हो, मिसबाह हो, ठीक है, इनके सामने अगर इंजमाम बैठ के कोई बात करते तो उन्होंने क्या डिनाई करना है वसीम अकरम ने। लेकिन इंजमाम उल हक को जितना सेफ पाथ दिया गया है, जिस अंदाज से उनकी प्रेजेंटेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस तरह तमाम खिलाड़ियों ने, हमने इससे पहले किसी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के लिए इस तरह खिलाड़ियों को बोलते हुए नहीं देखा। बाज़ लोगों ने यह भी बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, और समीउल हसन साहब के आने के बाद तो हमारा पूरा वोट उनके साथ दिखाई देता है, जितना उनका एक्सपीरियंस दिखाई दे। रज़ा राशिद ने जिस तरीके का काम किया अभी वर्ल्ड कप में, या शकील, उनका डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा। लेकिन सुनने में आया कि मीडिया डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर वो ट्वीट भी बना के दिए थे कि जो बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों ने इंजमाम उल हक के लिए चलाए। डेफिनेटली हम भी नहीं चाहेंगे कि इंजमाम को बहुत ज़्यादा डैमेज हो, लेकिन बात यहाँ इंजमाम से बढ़ के पाकिस्तान की बात है। जब पाकिस्तान आता है ना तो वहाँ पे सारी शख्सियात पीछे हो जाती हैं और पाकिस्तान ऊपर चला जाता है।
वर्ल्ड कप आता है हर लेकिन 4 साल इंजमाम बाद। पीछे नहीं हो रहे उन ट्वीट से ऐसा लगा कि इंजमाम पीछे नहीं हो रहे। देखिए अभी ये सिर्फ ख्यालात हैं लोगों के, हमारे आपके। अभी जब फैसले लेंगे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम देखेंगे कि उनको कहाँ पे आगे एकोमोडेट किया जा रहा है। ठीक है ना। बात यह है कि वर्ल्ड कप आता है हर 4 साल बाद, उसका सबसे मेन जो किरदार होता है उस सिलेक्शन कमेटी का होता है कि वो किस तरह जो है प्लान करती है वर्ल्ड कप के लिए, कौन कौन से प्लेयर्स पूल में लेकर के आती है, उनको किस तरह, फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट का रोल आता है, फिर कप्तान का रोल आता है। तो यहाँ पे जो ये आपके 3 साल इंजमामुल हक हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, वहाँ पे उनकी जो गैर तसलसल के साथ सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है। वो तो कहते हैं मैंने इतने खिलाड़ी प्रोड्यूस कर दिए, वो लिस्ट सारी बना के दे रहे हैं। कोई आदमी अपने काम को बुरा तो नहीं कहेगा ना, उनको उनके कहने से बेसिकली आपको जो लोग देख रहे हैं उनको जज करना होता है कि आया उनके फैसले, उनके खुद फैसले जो है रिवर्ट हुए, कहीं खुद अपने फैसले उन्होंने किए। सबसे पहले आपको याद होगा, आपके साथ ही हमने प्रोग्राम किए थे शुरू में, जब आए इन्होंने क्राइटेरिया बनाया ए टीम में 30 साल से जायद का प्लेयर नहीं खेले। ठीक है, फिर उसको उन्होंने खत्म किया। ठीक है ना। तो यू टर्न तो आपको पता है तब्दीली के साथ आते रहते हैं। नहीं देखें, अगर आप यू टर्न जब ही लेते हैं जब आप बगैर सोचे समझे फैसले करते हैं, आपकी सोचे समझने की या तो वो सलाहियत नहीं होती ठीक है कि आप हर स्टेप देख रहे होते कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जाना है। ठीक है ना। जब आप आंख बंद करके चलते ना, तो फिर आप कहते हैं तो मैं गलत रास्ते पे आऊंगा, फिर आपको वापस आना पड़ता है उसी रास्ते पे। तो यहाँ ऐसा लगा है कि बगैर सोचे समझे आपने मनसूबाबंदी की और फिर आपको फैसले वापस लेने पड़े। इसी तरह एक इतना बड़ा गलत फैसला था जहां आपने कप्तान को बिल्कुल फारिग कर दिया था वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, बोला घर बैठो तुम, ठीक है ना, हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम खिलाड़ी आपने टॉप वो तमाम खिलाड़ी के जिनको आपने वर्ल्ड कप में खिलाड़ी को बाहर बैठा कर देते, आप भले खिलाड़ी को बैठा देते, कप्तान जिसने वर्ल्ड कप में जाना था उसको रेस्ट भी कराते, भले 1-2 मैच 3 मैच रेस्ट कराते, लेकिन उसका वहां होना मौजूद बहुत जरूरी था। लेकिन नसीम राजपूत, ये भी बहुत बड़ी साजिश थी कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 5-0 हरा देता उस वनडे सीरीज में, तो फिर वर्ल्ड कप में सरफराज ने कप्तानी नहीं करनी मालिक थी। भाई, ये बात मैंने आपसे सुनी है किसी और प्रोग्राम में। मुझे एक बात बताएं, क्या खाली ये फैसला इंजमाम का होता? नहीं, बिल्कुल थिंक नहीं। टैंक का था। सब देखें, सब एक ही पेज पे थे, लेकिन एक पेज से मुराद है कि मिकी आर्थर और इंजमाम एक पेज पे थे। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि वसीम खान और एहसान मानी ने जिस तरह इस इशू पर आंखें बंद कर दी, मेरा ख्याल इतना फ्री हैंड देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखिए शुएब मलिक का किरदार माजी में मशकूक रहा है। देखें, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर आप एक अच्छे भले कप्तान को, जिसने भी कुछ अर्से पहले आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हो, T20 में आप नंबर 1 है, 11 सीरीज जीती है, ठीक है ना, इतनी परफॉर्मेंस के बाद अगर किसी कप्तान को वहां हटाए, उसके कोई रीजन तो होंगे। क्या हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं जो निशानदेही भट्टी साहब ने की है कि इस तरह किया जा रहा था? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो नहीं चाहते थे कि वहां पे कोई ऐसा कप्तान हो जो उनके प्लान को खराब करे। कौन हो और सकता है? जब पाकिस्तान 3-0 डाउन हो गया वनडे सीरीज में जी, तो शुएब मलिक बाहर हो गए। उन्होंने कहा जी मैं तो अनफिट हो गया। फिर इमाद वसीम ने उनको वर्ल्ड आखिरी कप 2 में में खेलना कप्तानी था। की। जी, फिर उनकी नजरें वर्ल्ड कप की जानिब आ गई। लेकिन मेरा सवाल यही दिखाई देता है कि इंजमामुल हक साहब जिस तरीके का वो डिसीजन ले गए, जिसकी वजह से हम इंग्लैंड के खिलाफ हमें वाइट वॉश का सामना करना पड़ा, एक मैच बारिश की नजर हो गया था, वरना हम 4 हार गए। देन वर्ल्ड कप में जिस तरह में इब्तिदा में हमारी टीम सेटल होके नहीं दी, इतनी बड़ी गलती करने के बाद क्या इंजमामुल हक साहब को दोबारा किसी भी जिम्मेदारी पर पीसीबी में आना चाहिए? देखिए, क्रिकेटर है, 500 इंटरनेशनल मैच का तजर्बा है, उनकी देखिए इतनी बड़ी जजमेंट गलत हो सकती है, लेकिन उनकी मेरे ख्याल में अब क्या कह सकते हैं। देखिए जजमेंट की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन माजिद भट्टी साहब सब बात कर रहे थे कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में इतने लोग बिठा दिए, कप्तान को चेंज कर दिया। कहने का मकसद है जिम्मेदारी इंजमामुल हक साहब की होगी, पीछे चाहे कितने भी लोग हों, क्योंकि आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, उस वक्त का डिसीजन और थिंक टैंक का भी डिसीजन बना था। एहसान मानी साहब कभी हमने स्टेटमेंट सुना था कि अभी हमने डिसीजन नहीं लिया कि वर्ल्ड कप में कप्तान कौन होगा, उसके बाद फिर उन्होंने सरफराज को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहने का मकसद है कि सिर्फ इंजमाम नहीं थे, इसका मकसद है पीछे एहसान मानी साहब भी थे, क्योंकि कई मरतबा मीडिया ने पूछा, उन्होंने यही बात कही थी कि अभी हमने डिसीजन नहीं लिया कि वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन होगा। ऐसे में देखिए, मानी साहब इस टाइप के आदमी नहीं है, लेकिन मानी साहब ने जो इंजमाम को या वसीम खान ने जो इंजमाम को फ्री हैंड दिया, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती थी। इस तरह फ्री हैंड आपको देना नहीं चाहिए था। हाँ, आप उनसे कहते हैं कि ठीक है आपको हमने पावर्स दे दिए, लेकिन हम आप पर नजर रखेंगे कि आप जो फैसले कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं।
लेकिन कोई सरफराज के दिल के ऊपर भी तो हाथ रख के देखे कि क्या सरफराज बैठना चाह रहे थे, नहीं बैठना चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती बिठाया गया। इवन सरफराज ने कहा कि चलें मैं वनडे सीरीज नहीं खेलता, मुझे टीम के साथ रखें। मना किया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि नहीं आप कराची में रहेंगे, आप नहीं जाएंगे। तो देखें दाल में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो काला था, या तो फिर पूरी दाल ही काली थी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल यहाँ पर अपनी अथॉरिटी मनवाई नहीं, और जहां इंडिविजुअल्स स्ट्रांग होंगे, इदारे कमजोर होंगे, तो फिर यही रिजल्ट आएंगे जो हमने वर्ल्ड कप में देखे। बिल्कुल ठीक है, सरफराज की अब तक की परफॉर्मेंस पे भी हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम एहसन, क्या हाल है, ठीक है आप? नसीम भाई अल्लाह का शुक्र, पहचाना आपने? हाँ एहसन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा जी मोहम्मद आमिर को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब तो ले चुके हैं, क्या करें, हमको नहीं लेना चाहिए था। हाँ ये सवाल मैं जरूर करूंगा कि उन्हें लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन आमिर ने जितनी अच्छी बॉलिंग की थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो जो एक बैन था 5 साल का, वो खुद भी उसका हवाला दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई दी। एहसन थैंक यू वेरी मच। मैं आपका सवाल जरूर करता हूँ अब्दुल माजिद भट्टी साहब और गुलाम अली साहब से। ये जो बात कर रहे थे हम सरफराज की, के सरफराज के बारे में भी ये मुख्तलिफ अब बातें आ रही हैं कि वो कैप्टन होंगे नहीं होंगे, तीनों फॉर्मेट के होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सरफराज ने अब तक जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड किया, हमें वो वक्त भी याद है कि जब पाकिस्तान टीम पे एक तलवार लटक रही थी कि हो सकता है हमें वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेंगे, और वो वेस्ट इंडीज़ ने जाके खेले थे, लेकिन एक चैंपियंस ट्रॉफी ने हमें इन तमाम चीज़ों से बचा लिया था। ऐसे वक्त में जिम्मेदारी संभाली थी जब कई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। और अब भी अगर मैं इस वर्ल्ड कप में देखूं, जहाँ माजिद भट्टी साहब पूरा वर्ल्ड कप अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, अब आखिरी 4 मैच जीतने के बाद और वो जो एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने तमाम ऑफिशियल्स को साइड में कर दिया था, कहीं ना कहीं अपनी जो कदर है उसमें इजाफा ही किया सरफराज ने। लेकिन नसीम, आपका इस सवाल में थोड़ा सा जवाब देता हूँ। अभी इंज़माम उल हक पे पहले आ जाएं आप, कि आपने अभी माजिद भाई से कहा कि क्या इंज़माम उल हक को कोई ओहदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप ठीक है उनको दें ओहदा, लेकिन उनको किसी एकेडमी वगैरह की हद तक रखें, टीम की जिम्मेदारी उन पर ना दें, लोगों की जिम्मेदारी उन पे ना दें जब टीम ट्रैवल कर रही हो। या उसकी वजह क्या है कि 2 दफ़ा फेलियर इनका नजर आया। जब ये 2007 में वर्ल्ड कप की कप्तानी कर रहे थे, ठीक है, वो किंग थे उस वक्त, तमाम अथॉरिटी उनके पास थी, उनको टीम डेवलप करनी थी, उनको टीम वहां लड़ा था, आप वहां पर फेलियर रहा आपका, उसके बाद रिटायर हो गए। इस दफा भी आपको पूरी कमांड दी गई थी कि आप टीम डेवलप करते और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस करती और जो उम्मीदें थी लोगों की वो होती। और मैं समझता हूं कि अगर सही सिलेक्शन होती या टाइमली प्रोसेस होता हर चीज़ का, तो पाकिस्तान टीम डेफिनेटली सेमीफाइनल खेलती। और या आप सरफराज को पूरी अथॉरिटी देते, जो अथॉरिटी आपने उससे कई जगह छीनी, वो देते तो आपकी टीम खेलती। सरफराज कह रहा है कि मुझे तीसरे ओपनर की हैसियत से शान मसूद चाहिए। सिलेक्शन कमेटी ने कहा नहीं, हम तीसरा ओपनर नहीं देंगे, आसिफ अली को टीम के साथ भेज दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि इमरान खान जब कप्तान थे, आबिद अली इतना बड़ी एग्जांपल थी, आबिद अली नहीं, अगर कप्तान मांग रहा है शान मसूद, तो शान मसूद दे दे कप्तान के कहने पर। इंजमाम जब खुद कप्तान थे, जिसना गुलाम अली कह रहे हैं 2007 में, वो उस दौर में तो आप भी हमारे साथ बहुत सारे दौरों पे थे, एब्सोल्यूट पावर जो थी वो कप्तान के पास थी। आज वो कप्तान को पावर नहीं दे रहे। मिकी आर्थर जिस पलड़े में वजन देखते थे उस पलड़े पे बैठ जाते थे। तो मतलब ये कहाँ का इंसाफ तो है? फिर जो गुलाम अली बात कह रहे हैं, आप भी इससे मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि एटलीस्ट टीम के साथ ना लगाया जाए। देखें, जिन लोगों के पेट भरे हुए हैं ना, उनको मजीद देने की जरूरत ही नहीं है, बदहजमी हो जाएगी। लिहाजा जो बेचारे जरूरतमंद हैं, जिनका विजन है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, उन लोगों को पाकिस्तान 1-2 एग्जांपल तो दे दें ऐसे लोगों की। बेताशा हमारे यूनुस खान की भी दी जा सकती है। यूनुस खान मुश्किल है नहीं, मुश्किल है ना। देखें, किसी भी मैनेजमेंट के लिए यूनुस खान की खुदा न खास्ता, मैं उनकी दयानतदारी से वो नहीं है, लेकिन थोड़े से मैनेजमेंट के लिए ना वो मुश्किल इंसान है। कोई भी मैनेजमेंट इतनी आसानी से यूनुस खान को अपने सेटअप में रखेगी नहीं। बिल्कुल। कोच पाकिस्तानी होना चाहिए या गैर मुल्की होना चाहिए? एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब ने तो खुल के बात कर दी कि पाकिस्तान का ही कोच होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बैरून मुल्क से आने वाले कोचेस की जानिब देख रहे होते हैं। दूसरा, सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या किसी एक फॉर्मेट पे अगर कम करके उनका प्रेशर कम किया जाए तो उसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैनेजर, सिलेक्शन कमेटी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब और गुलाम अली साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और अब हम मिलकर ऑल आउट जाएंगे। यही हमने डिसीजन लिया था, जहां हमारे गेस्ट डिस्कशन में हिस्सा लेंगे वहीं पर ही आपको भी पूरा मौका है कि आप कॉल पर आएँ और अपनी राय दे सकते हैं। 02134860893 नंबर है जिस पर आप आने के बाद अपनी राय हमें दे सकते हैं। रियाज साहब कराची से इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। नसीम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रियाज खान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। नसीम भाई बात यह है कि कोच जो है ना, कोच तो वही आएगा जो इनका मनपसंद होगा, ठीक। अब बात यह है कि पाकिस्तान में तो कोई कोच है ही नहीं, हमें बाहर के कोचों की जरूरत है। सेकेंडली मैं कोच की तरफ तो जाता ही नहीं, ये इनकी यही मिनोपिया है कि अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, 4 साल फिर इनकी दुकानदारियां चलेंगी। इन्हें तो पीसीबी में वो लोग चाहिए जो जी सर, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, दो चार अभी भी हैं जी। अब तीसरा ये है कि आप कर में ऊपर वालों को तो छोड़े, ऊपर तो बहुत नीचे जो ग्रॉस लेवल है। अब हमारे यहाँ स्कूलों में और कॉलेजों में तो क्रिकेट रही नहीं। अब मैं जिस तरीके से जोन 4 से मेरा ताल्लुक है, जोन 4 की मुझे एक प्लेयर दिखा दे कि जो अब आगे आ रहा हो। एक जो बेचारा आता है वो इस जोन को छोड़ के चला जाता है। जोन में अंडर 19 17 में भी लड़का तब होगा जब वो इनकी अपनी मनपसंद इन जो जोन के करते धरते इनकी मनपसंद क्लब होगा, इनके अपने क्लबों में खेलेगा तो वो लड़का आगे आके खेलेगा। रियाज खान साहब इस पे मैंने बड़ा डिटेल प्रोग्राम करना है आने वाले वक्त में। आज जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात करें। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोच फॉरेन होना चाहिए, ये आपकी राय हमें मिल गई, थैंक यू वेरी मच। अगले शो में इस पे जरूर बात करेंगे। अब्दुल मजीद भट्टी साहब, मैं इस जानिब आ रहा था कि सरफराज अहमद एज ए लीडर और जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया, अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया तो अगर उनकी परफॉर्मेंस एज ए लीडर जो हम देखते आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में फतह हासिल की और आपने अभी देखा इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जो 2 अगस्त को काम आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, आपने किस तरह देखा एज ए लीडर, एज ए टीम? ग्रुपिंग की बातें हो रही थी, ये क्या कुछ था? देखिए, पाकिस्तान टीम जब भी हारती है तो हमारे यहाँ तो मीडिया कहता है जी ग्रुपिंग है, जब जीतने लगती है तो कहते हैं हर चीज़ ठीक है। ग्रुपिंग वो लोग करते हैं। गुलाम अली जिस दौर में खेलते थे ना पाकिस्तान टीम के लिए, वो दौर था ग्रुपिंग वाला कि ओपनर से लेके 11वें नंबर तक सारे सुपरस्टार थे। इन लड़कों में आप सिवाय मेरे ख्याल बाबर आजम को कह लें कि वाकई एक क्लास के प्लेयर हैं, जिसको चाहे डाल दें, जिसको चाहे निकाल दें। सरफराज अहमद की लीडरशिप क्वालिटी पर कोई शक नहीं है, वो एक बॉर्न लीडर है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी जिसकी हमें तवक्को थी। इवन अफगानिस्तान वाले मैच में वो जिस तरह रन आउट हुए, मेरा ख्याल थोड़ी सी जल्दी कर गए। मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मसला जो है, कप्तान तो है, ठीक है, आप सरफराज अहमद को लोग कह रहे हैं जी हटा दें। अगर सरफराज अहमद हट जाएंगे तो मुतबादिल तो बताए ना, कोई आपके पास ऐसा लीडर हो। एक टूर्नामेंट जीतने से हम सरफराज को आसमान पे पहुंचाते हैं, तीनों फॉर्मेट में ले आते हैं। खराब परफॉर्मेंस पर कहते हैं कि इसको आप खराब परफॉर्मेंस कहेंगे? आखिरी 4 मैच जीतने के बाद कहीं ना कहीं आपने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। देखिए जी, मैं यही जानना आपसे चाहूंगा। पाकिस्तान टीम, अगर आप आईसीसी रैंकिंग देखें, हम 6ठे नंबर पे थे, हमने 5वें पर फिनिश किया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कोच और कप्तान का मेरा ख्याल में जिम्मेदारी बनती थी कि कहीं एवरेज पे भी तो, नेट रन रेट पर भी तो नजर रखते हैं ना हम। जो अगर थिंक टैंक जो बैठा हुआ है, एनालिस्ट हैं, इतने सारे लोगों को हम ट्रैवल कराते हैं, कोई भी देखने वाला नहीं था ये तमाम चीजें। देखें, असल जिम्मेदारी तो कप्तान की बनती है, कोच की बनती है, बैटिंग कोच। लेकिन हमने किसी भी मरहले पर, इवन जो साउथ अफ्रीका का मैच था जिसमें हमने एक वक्त पे साउथ अफ्रीका के 6-7 बैट्समैन जल्दी आउट कर लिए, हमने साउथ अफ्रीका को पकड़ने की कोशिश नहीं की कि वहां अपना नेट रन रेट बेहतर करें। जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम 105 रन पर आउट हुए, मेरे ख्याल में 2 ऐसे मैचेस थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 105 रन पे आउट होने पे, या श्रीलंका का मैच नहीं, ऑस्ट्रेलिया का भी हम जीत सकते थे। और अगर सरफराज वो मैच फिनिश कर देते तो हीरो बन जाते। लेकिन हमारा एक मसला मुश्किल होता है जिस तरीके के, एक तो सरफराज का मिजाज ना वसीम अकरम की तरह है, ना इमरान खान की तरह है, ना इंजमाम उल हक की तरह है, थोड़ा सा जो डोमिनेट करने वाला होता है। ऐसे में कितना मुश्किल होता है
ऐसे कप्तान के लिए जो टीम को लेके चलना चाहता है, अगर वो हफीज़ का नंबर छेड़ते हैं तो ये डर होता है हफीज़ अंडर परफॉर्म हो जाएंगे, किसी और को हटाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो टीम बनाने में लग जाता है कप्तान, उसकी परफॉर्मेंस कहीं पीछे नहीं चली जाती? देखिए, जब आप कहीं डूब रहे हो ना, खुदा न खासा कहते हैं ना कि कोई शख्स अगर अपनी औलाद के साथ भी डूब रहा है पानी में, तो वो पहले अपने आप को किनारे पे लगाता है, फिर सोचता है कि यार मेरे साथ कोई और भी था। तो सरफराज बजाय ये कि दूसरों का कंफर्ट जोन देखें, उनको खुद भी चाहिए था कि अपने बारे में भी देखते कि भाई मेरी परफॉर्मेंस भी तो खराब हो रही है, मुझ पे भी तो उंगलियां उठेंगी। लिहाजा सरफराज ठीक है खराब परफॉर्मेंस कर दी, लेकिन ये नहीं कि एक टूर्नामेंट में या एक मैच में या 4 मैचों में खराब परफॉर्मेंस दे दी थी, सरफराज अहमद जो है पाकिस्तान के लिए नाकारा हो गए। लेकिन जब हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान का कौन कोच होना चाहिए, चलें आप नेशनल कोच ले आए, सपोज करें गुलाम अली ने भी छोटी क्रिकेटिंग के लिए गुलाम अली को पाकिस्तान का हेड कोच बना दें, लेकिन जो असल पाकिस्तान का मसला है ना, पाकिस्तान को एक तगड़े मैनेजर की जरूरत है। जिस तरह 2015 में हमने नवीद अकरम चीमा को देखा, ऐसा मैनेजर जिससे लोग पनाह मांगे। और सरफराज को देखें, सरफराज हमारा तो बच्चों की तरह, मैं तो उसको कहता भी रहता हूँ कि वो जितना सॉफ्ट स्पोकन है ना, उसको बेचारा एक नेचुरली है कि किसी के साथ कन्फर्ट्रेशन पे जाता नहीं है। लेकिन कप्तान को ये गुलाम अली बैठे हुए ये ज्यादा बेहतर डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इन्होंने जिन कप्तानों के साथ क्रिकेट खेली, कप्तान को थोड़ा डिक्टेटर होना चाहिए। वो फिर लिहाज मुरव्वत, सरफराज भी इतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं है खिलाड़ियों के साथ जितना हम समझते हैं। ग्राउंड में तो एटलीस्ट नहीं होते जब उनका नहीं, लेकिन लीडिंग बास जगहों पर उन्हें और सख्त मिजाज सिलेक्शन कमेटी के सामने भी दिखाना चाहिए था, मिकी आर्थर के सामने भी दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर हम तगड़ा मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ले आए तो मेरा ख्याल में वो कोच को भी कंट्रोल कर लेगा, कप्तान को भी, सबके लिए एक जगह लाइन ड्रॉ कर दें। सरफराज को कितने फॉर्मेट में होना चाहिए कैप्टन? मेरा तो ख्याल है फिलहाल तो एकदम से आपने पैनिक बटन दबा दिया तो फिर पाकिस्तान मेरा ख्याल में अभी तो तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। गुलाम अली साहब, यही सवाल आपसे कि एक तो जो भट्टी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, नवेद अकरम चीमा साहब की एग्जांपल दी जो अब सीएसएस डिपार्टमेंट में चले गए, वो बनना नहीं चाहते। लेकिन क्या उनका दौर हमने देखा था और किस अंदाज से वो लेके चलते थे टीम को। एक ऐसा मैनेजर जिसमें खिलाड़ी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। और सेकंड, जो भट्टी साहब ने बात कही कि इस वक्त सरफराज को तीनों फॉर्मेट से नहीं हटाया जा सकता। देखिए, मेरा भी यही ख्याल है। उसकी वजह यह है कि देखें, चूंकि हमारे कोई प्रोसेस तो है नहीं, ठीक है ना। कप्तान को आप कहाँ कहाँ जज करते हैं कि आपका कप्तान जो है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है ना, या उसके क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ उसका पार्ट है। पार्ट ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, क्योंकि देखें उसका सबसे पहला पार्ट कि वो अपनी पसंद की टीम या मुतमईन टीम जो समझता है कि ये मेरे बेस्ट प्लेयर हैं, मुझे इनको लेना है, उसको सब प्लेयरों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वहाँ अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करना। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्लेयरों को अपना ट्रस्ट देना कि किसी के ज्यादती नहीं होगी, और सब उसके जो अंडर में आ गए हैं वो सब सिक्योर हैं, सेफ है, ऐसे बाहर नहीं करेगा उनको कोई भी। ठीक है। तीसरा जो असल जो काम है ना, सारे काम के बाद जब आप मैदान में उतरते हैं ना, वहां पे उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं अपनी टीम को लड़ाने की। ठीक है, उसकी गेम अवेयरनेस कैसी है, वो टेक्निकली कितना साउंड है, कितना अच्छा रीड कर रहा है गेम को, जो मैच चल रहा है। तो देखें, सरफराज को जहां पे पहला पार्ट आता है कि टीम अपनी मर्जी की लेना, वहां कमजोर दिखाई दिए। अगर प्लेयरों को मैं बात करता हूं तो प्लेयर अंडर उनके, मैं नहीं समझता इतने सिक्योर समझते होंगे। प्लेयर समझते होंगे मैं अपना करूंगा तो मैं सर्वाइव करूंगा। उससे क्या होता है कि फिर वो सेल्फिश हो जाता है। सपोर्ट तो किया सरफराज ने प्लेयर्स को, जो टीम का हिस्सा थे। सरफराज की जो नरम शख्सियत है ना, वो नुकसानदेह एज ए लीडर नुकसानदेह, उसको खुद नुकसान हो रहा है ना, ठीक है ना। फिर उसके अलावा जो फ्रंट से लीड करना, यानी कि फ्रंट से लीड करने का मुराद है जहां पे आपका सिचुएशन डिफिकल्ट आई, आपने जाना है ऊपर, क्योंकि आप बैट्समैन हो, आपने वहां जाके अपनी कमांड शो करनी है। कई जगह ऐसे मौके आते हैं आपके सीरीज में या मैचेस में जहां आपको जाना पड़ता है। मैं धोनी की मिसाल दूंगा, धोनी कहां से कहां वन डाउन भी खेले हैं, ठीक है ना, 7वें नंबर पे भी खेले हैं, बीच में भी खेले हैं, ठीक है ना। जहां वो समझते, 2011 वर्ल्ड कप की मिसाल है जहां युवराज सिंह को उन्होंने रोक करके खुद चले गए थे। बड़े सवालात भी वहां होते, बड़े हैरान भी लोग हुए थे। गैरी कर्स्टन को बोला, वो समझते थे मुरलीधरन युवराज को तंग करेगा, मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, मैं जाके खेलता हूँ, तो ये ज्यादा आसानी होगी हमारे लिए। तो इस तरह के आपको डिसीजन लेते हैं, या पास में इमरान खान की। लेकिन जो इनका सबसे खूबसूरत पार्ट है ना, पाकिस्तान में ऐसे कप्तान बहुत कम आए जिनके डिसीजन इन फील्ड इतने जबरदस्त होते हैं
बॉलिंग चेंज, हाँ बॉलिंग चेंज, अटैकिंग अप्रोच, ठीक है ना। गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखें ना, इतने क्लेवर कैप्टन बड़े कम आए। इन फील्ड की बात कर रहा हूं, वहां जो सरफराज ने अपनी अथॉरिटी दिखाई है ना, या कंट्रोल दिखाया, उसमें उनको आउट ऑफ 100 दूंगा, 100 आउट ऑफ 100 दूंगा मैं। ठीक है। तो आपके पास इतना जो कप्तान, मैं जब भी उनको सपोर्ट करता हूं कि ठीक है कुछ कमजोरियां सरफराज में है, जो पीसीबी उसको स्ट्रांग कर सकता है, पीसीबी उन एरिया में स्ट्रांग कर सकता है जहां, लेकिन पीसीबी का रोल तो आपने देखा था ना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, वहां वही पे तो कह रहा हूं मैं आपको, थिंक टैंक का रोल ऐसा नहीं था जो अपने कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप सपोर्ट नहीं मिलती ना तो बड़ा मुश्किल है हमारे कल्चर में कि आप ब्लेंड होकर के बात करें, क्योंकि डर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कर दें, ठीक है ना। लेकिन अगर सरफराज को पीसीबी सपोर्ट करता स्ट्रांगली, फिर सरफराज की अथॉरिटी और ज्यादा होती, वो और अच्छा लड़ा था टीम को। लेकिन इतने बड़े लोग जो बात कर रहे हैं ना इसी कप्तानी हटाने को, मैं समझता हूँ पता नहीं क्रिकेट खेली उन्होंने क्या किया कि उसके इनफील्ड फैसले नहीं देखते। ओ भाई क्या बातें करते हो, इतने शॉर्ट पीरियड में किस कप्तान की इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मुझे बता दें आप। इतने शॉर्ट पीरियड में कितने साल कप्तान रहा है? इमरान खान तीसरे वर्ल्ड कप में जाके, वर्ल्ड कप की 83 के कप्तान, 87 में कैप्टन थे वो, वर्ल्ड कप कब जीते? 92 में डेवलप किया, ठीक है ना। और उठा के देख लें मुझे कितने कप्तान आपके हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसा जिसने पाकिस्तान का झंडा 2 जगह बुलंद किया हो, पाकिस्तान 19 का जो है वो वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है कप्तान, उसका चैंपियंस ट्रॉफी का, आपकी T20 की टीम कहाँ थी? 9वें नंबर पर थी। कोयटा को पीएसएल जितवाया इस साल, कितने फाइनल खेले, फिर पीएसएल जितवाया। तो इतनी अचीवमेंट के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं उसको हटा दें, तो मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। आपको सरफराज को हटाना है तो सरफराज के साथ किसी को ग्रूम करें, और आप समझते हैं कि वो ग्रूम हो गया, सरफराज अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, या सरफराज जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि इस टीम का पार्ट रहे, या कप्तानी के काबिल नहीं है, तब आप उसको आगे ले आए। लेकिन आप तो अभी से पैनिक बटन दबा रहे हैं। आपका क्या मसला क्या है भाई? आप एनालाइज क्यों नहीं कर रहे? टेस्ट क्रिकेट में लोग बात करते हैं बड़ी खराब कप्तानी की, आपकी टेस्ट टीम है क्या? आपकी टेस्ट टीम है क्या? कौन से प्लेयर आपके? ना आपके बॉलर आउट करने वाले, ना बैट्समैन, ठीक है, एक 5 आउट करने वाला बॉलर उसके बाद आपकी यूएई में जितनी भी सीरीज हुई हैं, यूएई में जितनी भी सीरीज हुई हैं, आप हर सीरीज जीत सकते थे। आप 135 नहीं कर पा रहे हैं, आप 150 नहीं कर पा रहे, आप 160 नहीं कर पा रहे, तो इसमें कप्तान क्या करेगा मुझे बताएं। लेकिन कप्तान ने कहीं ना कहीं वहां पर भी अपना रोल प्ले करना था। वजीर आजम पाकिस्तान पैटर्न चीफ इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आ गए, सरफराज अहमद अपनी वालदा के साथ गए हुए थे, वो वापस आ गए, नहीं आए तो 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान अब तक वापस नहीं आए, लेकिन शो का हिस्सा जरूर है। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान। साजिद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, बहुत बहुत सलाम। मेरे मौजूद मेहमान को बहुत बहुत प्यार, क्योंकि पाकिस्तान की सहाफत के बड़ा नाम हमारे प्रोग्राम में मौजूद है अगर उनकी बात की जाए। और जिस तरह मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, जिस तरह ये प्लेटफॉर्म बात करता है, यकीनी तौर पर नसीम राजपूत साहब। लेकिन साजिद खान साहब ये दोनों कह रहे हैं कि सरफराज को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन होना चाहिए, फिर आपको क्या एतराज है? मैं शायद वो आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं बात कहूँ सरफराज को कप्तान नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े तौर पर जिस तरह मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, मेरे रोल मॉडल बात कर रहे हैं, बात ये होती है सरफराज ने प्रूफ किया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जेल करने में, कारकर्दगी में, और एक ईमानदार, दयानतदार, सच्चा पाकिस्तान है। जिस तरह पाकिस्तान में फैशन है क्रिकेट के हवाले, बड़े अरसे बाद एक ऐसा कप्तान मिला है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जेल करने के साथ साथ खिलाड़ी को बहुत मोटिवेट किया। आज सारे लोग बाबर आजम की बात करते हैं कि बाबर आजम से ये तो पूछो आपको मोटिवेट किसने किया, कॉन्फिडेंट किसने दिया, तो वो यही कहेगा मुझे सैफी ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, सैफी ने बहुत ज्यादा मुझे लेके चले। तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। क्रिकेटर्स तो सिर्फ इंजमामुल हक साहब की बात कर रहे हैं ट्विटर पे, वहां भी इस्लामाबाद में सवाल हुआ था जहां पे उन्होंने कहा, इमाद वसीम ने भी ये बात कही थी कि मैं कोई घोड़ा थोड़ी हूँ कि कप्तानी की दौड़ में मैं शामिल होऊंगा। सरफराज के हवाले से उन्होंने भी कोई बात नहीं की थी। बाबर आजम से भी सवाल हुआ था, इमामुल हक से भी सवाल हुआ था, वहां पर भी कोई बात नहीं की थी। हाँ, इंजमामुल हक के लिए सब बोलते हुए दिखाई दिए थे क्रिकेटर्स। देखिए नसीम, बात ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से सरफराज को कप्तानी मिली है उस दिन और आज के दिन तक कोई ना कोई एक लॉबी सरफराज के खिलाफ काम करती है। और अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वालिदैन की दुआ है और कुछ ऐसे लोग जो उसके साथ शुरू फर्जे से हैं, उन लोगों के ताउन की वजह से सरफराज हमेशा पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े कप्तान गुजरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मगर एक ऐसा कप्तान जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम लोग आए। जैसे 2020 वर्ल्ड रैंकिंग में अगला स्टेप हमारा 2022 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, अगले 2 महीने हमारी कोई क्रिकेट नहीं है, हम पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। और
कप्तान जो होता है ग्राउंड में नजर आता है, मगर कप्तान के साथ कोचिंग स्टाफ का बड़ा अहम रोल होता है। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कोचिंग स्टाफ की कप्तान के साथ में। जरा भट्टी साहब से राय लूं आपकी जाने बातों, कोच फॉरेन होना चाहिए या हमारा मकामी होना चाहिए? हमने काफी तजुर्बे कर लिए फॉरेन कोचेस के साथ, सपोर्टिंग स्टाफ भी वो फिर बाहर से लेके आते हैं, पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलात ही पैदा हो रही हैं। देखिए कप्तान, कोच और चीफ सिलेक्टर, ये अगर हम ख्याल नहीं होंगे, चाहे फॉरेन हो चाहे लोकल हो, तो मसाइल पैदा होंगे। तो मेरे ख्याल में जो भी सेटअप लाना चाहते हैं, हम ख्याल लोगों का होना जरूरी है और क्रिकेट बोर्ड को एक लाइन ड्रॉ करके इनको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। ये गलत बात है कि जी अगले 4 साल तक आप कोच रहेंगे या आप 4 साल तक चीफ सेलेक्टर रहेंगे। मेरे ख्याल में 1-1 साल बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा, एक तो फिटनेस में हमारी टीम दुनिया से बहुत पीछे चल रही है। दूसरा, हम जिस क्लास की वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, दुनिया उससे बहुत आगे चली गई है। अब 250-300 वाली क्रिकेट नहीं हो रही, अब 350-400 वाली क्रिकेट हो रही है। हम वही रोक रहे हैं। हम शुरू में पता चला कि 30 गेंदों में हमने 12 रन बनाए, वो क्रिकेट चली गई। आपने तो पहले पावर प्ले का भी फायदा उठाना बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। गुलाम अली साहब, आपकी राय, फॉरेन कोच या मकामी कोच? देखिए, आपने मुकामी कोच को उस दर्जे तैयारी नहीं किया है, ठीक है ना। इतने क्वालिफाइड कोच घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी डिग्रियां हैं हमारे पास। तो आपने कितने कोच पाकिस्तान टीम के साथ लगा दिए? आपको चाहिए था कि आप जो इंडिया ने किया है आप भी वैसे करते, फॉरेन कोचेज वो भी लेकर के आए, लेकिन साथ साथ अपने कोच भी तैयार करते रहे। वो IPL में उनके कोचेज तैयार, आपके भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि आप पाकिस्तान टीम को उनके हवाले करें। मोइन खान को दी थी पास्ट में, जो लास्ट में देखा, मोइन खान ही आए थे पाकिस्तानी कोच। वकारी यूनुस थे लास्ट वकार यूनुस थे। उससे पहले मोइन खान पहले कोच फिर मैनेजर भी बने थे, ठीक है ना। तो आपके इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। आप जब तक अपने लोगों को आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, सबसे पहली बात ये तो हम बोलते हैं भाई इसने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, इसको दे दो टीम। मैं समझता हूँ कि अभी चूंकि आपके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, तो आप बेहतर ये है कि जिसको आप कप्तान बना रहे हैं उसको थोड़ा टाइम दे, बोले सोचो बताओ किसको कोच रखना है, ताकि कप्तान कंफर्टेबल हो आपका, जिसने लड़ाना है टीम को, उसके हवाले उसकी जिम्मेदारी कर देंगे, ताकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले। आप जिसको चाहते हैं आप बताएं, आप नाम ऐसा ना हो आजम खान मैनेजर आ रहे हैं और उसके बाद जो भी आए कोच आ रहे हो। लेकिन ये बिल्कुल राय होनी चाहिए। और इस थिंक टैंक ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को काफी कामयाबी भी दिलाई है। जी, फॉरेन कोच होना चाहिए या पाकिस्तानी? साजिद खान साहब, देखिए नसीम, बात ये मोइन खान का जिक्र हुआ और मोइन खान का माजी भट्टी साहब बेहतर जानते हैं। उन्होंने हमेशा फ्रंट से साफत में बड़ा नाम ऐसे रोशन नहीं किया, बड़ा टाइम दिया। मोइन खान की एबिलिटी आपके सामने मौजूद है। अगर आप चीफ सिलेक्टर लाए, कोचिंग में लाए, तो दयानतदार, ईमानदार है और अच्छा काम करता है, टीम मैन आदमी है, और उससे अच्छी चॉइस आपके पास मौजूद नहीं थी, मगर आपने पहले उसको लाया नहीं और फॉरेन कोच को बहुत ज्यादा मौका दे दिया। उसे तन तना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहद मिस यूज किया, खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ किया, बहुत ज्यादा। आप मॉडर्न क्रिकेट में चले गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब यहाँ आके कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सही करूंगा और डंके की चोट वर्ल्ड रैंकिंग पे लेके आऊंगा, ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब पाकिस्तान टीम के साथ अच्छे कोचेज होंगे और अपने कोचेज होंगे तो दर्द लेना जानते हो। पाकिस्तान के लेवल के प्लेयर, अगर आप फकर की बात करें, इस लेवल का प्लेयर नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके पास तो है नहीं। सिवाय बाबर के अलावा कौन ऐसा प्लेयर है तीनों फॉरवर्ड में खेलने के एबिलिटी है? हाँ, ये जरूर है आपके पास उस गाय का कप्तान मौजूद है, उसको कॉन्फिडेंस दे, फ्री हैंड दे। बिल्कुल सईद भाई, मैं आपकी बात समझा, बिल्कुल आपकी बात समझा। मईद भट्टी साहब, बिल्कुल हमारा टाइम खत्म हो गया। एक चीज जानना चाहूंगा, सरफराज जैसे कैप्टन के साथ अगर कोई ऐसा मैनेजर या कोच हो, क्या जरूरत दिखाई देती है आपको कि जो उनसे हम ख्याल भी हो और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी कर सके? बिल्कुल, देखें हम ख्याल कोच ही सरफराज को लेके चल सकता है। मोइन खान एग्जाम्पल इन्होंने दी और कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छी एग्जाम्पल की मिसाल है। लेकिन जब तक हमारा क्रिकेट बोर्ड मीडिया के कहने पर टीमें और कोचेस सिलेक्ट करेगा या मीडिया की बातों पर रिएक्ट करेगा, तो पाकिस्तान टीम कभी खड़ी नहीं हो सकती। अपनी सोच के साथ आगे जाएं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। 1 2 3 करना पड़ेगा प्रोग्राम वाइंड अप करने के लिए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।